अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फीस का। तो हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज़ गिवन बाय। मतलब प्रेशर के टर्म्स में अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहें तो वो किस तरह से होगी। तो ये सिंपल बुक से आपने देखना है इसका ना आंसर। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो अल्फ़ा ही होगा। अब देखें इसका रिलेशन जो होता है ना प्रेशर का वो होता है 2/3 एंड नॉट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अराउंड जो दो सिंबल है ना इसे कापा कहते हैं। ये फिजिक्स में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है एवरेज, मतलब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एन नॉट है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आप जानते हैं इसे। इसके अलावा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम अगर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p/2 एन नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो जाएगी P = 2/3 एन नॉट इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। जो सेकंड था हमारा वो था इफ़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स ट्वाइस देन द प्रेशर वुड बिकम। अब जानते हैं कि प्रेशर जो है वो जस्ट लाइक टेम्परेचर ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के। तो हमने यहाँ पे कहा है कि अगर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी उसकी ट्वाइस हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर भी ट्वाइस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ट्वाइस होगा। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड एमसीक्यूज था एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज बिकम ज़ीरो। ठीक है। मतलब ये एक सिंपल आपने जिसे कहते हैं ना कि माइंड में रखना है इस बात को ना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। मतलब मॉलिक्यूल्स की कोई भी मोशन नहीं होगी उनके अंदर। काइनेटिक एनर्जी इसी वजह से मोशन की वजह से होती है ना किसी भी बॉडी की। तो जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं कि एनी टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो होता है ज़ीरो केल्विन। मतलब अगर उसे सेंटीग्रेड में लिखें तो वो -273.15 होगा। और फ़ारेनहाइट में -458.69। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ना वो किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स होगा ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़ीरो होगी। तो ये हमारा थर्ड एमसीक्यू था। फोर्थ पे है डिफरेंस। इसका जो आंसर था ऊपर वाले का इसका था बिकम ज़ीरो। फोर है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ। तो ये 25 केल्विन होगा इसका आंसर ना। क्योंकि आप देखें जो डिफरेंस होता है केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल का ना वो हमेशा सेम ही होता है। मतलब अगर यहाँ पे उसने दिया है कि सेंटीग्रेड में दिया ना 25, तो केल्विन पे यही होगा 25 केल्विन। क्योंकि डेल्टा एक रिलेशन है मतलब इनके दरमियान ना वो होता है ΔC/5 इज इक्वल टू ΔK/5 इज इक्वल ΔF/9। ये जो डिफरेंस होते हैं ना सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल के, ये इनके हमेशा इक्वल होते हैं, इसी वजह से इसका 25 केल्विन ही आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा वो है 5। वो कहता है कि इन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स पोजेस ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखनी है बात। आइडियल गैस में ना मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना उनकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी ना कोई ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, कुछ भी नहीं होगी। सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होगी जिसकी वजह से वो इधर उधर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी ये आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस के केस में ना हमेशा ज़ीरो होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 6। इफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड इट्स इंटरनल एनर्जी विल। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिस पे टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है। टेम्परेचर सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट होता है ना। तो हम उस केस इस केस में तो उसकी इंटरनल एनर्जी फिर सेम ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर यही होगा कि रिमेन द सेम, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, ओनली रिमेन सेम। नंबर 7 पे है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम इसे सिंपल कैलकुलेट करके निकाल लेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में ना। तो वो जो एक फार्मूला था हमारे पास फ़ारेनहाइट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आई थिंक कोई थर्ड चैप्टर गैसेज वाला ना, उसमें दिए हुए हैं 3 फार्मूले फ़ारेनहाइट के लिए, उसके अलावा सेल्सियस के लिए, उसके अलावा केल्विन स्केल के लिए, उन तीनों के लिए ना इसमें फ़ारेनहाइट स्केल वाला लगा दें। एफ फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9
ओवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकालेंगे तो 113 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 8 था हमारा, बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम आपस में जब रब करेंगे तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से। नंबर 9 है हमारे पास, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरमेंट, ये पॉजिटिव होगा। फिजिक्स में ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर केमिस्ट्री को देखें तो वहाँ पे ये नेगेटिव है, लेकिन हमने फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमने फिजिक्स को ही फॉलो करना है। नंबर 10 पे चलते हैं। वो कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ मैक्सिमम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़, ठीक है, टेम्परेचर इज़, तो यहाँ पे उसने पूछा है कि बॉडी की इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगी कब, जब उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 273 केल्विन। तो ये देखते हैं कि कैसे होगा। इन चारों ऑप्शन में आप देखें ना, कोई भी टेम्परेचर 273 केल्विन जो इसका आंसर बन रहा है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। तो उसने पूछा है कि इंटरनल जी मैक्सिमम कब होगी, तो इन तीनों में से या चारों में से जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वही चूज़ कर लें। सो 273 केल्विन इसका आंसर होगा, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 11। नंबर 11 पे था द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन, तो ये उनका टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा ना आपस में, तो ये उस पर डिपेंड करेगी डायरेक्शन के बॉडी ने हॉट से कोल्ड की तरफ जाना है या कोल्ड से हॉट की तरफ जाना है। लेकिन मोस्टली जो बॉडी होती है ना, बॉडी जो होती हैं उनमें जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ होता है, जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता उस वक्त तक फ्लो होता रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। नंबर 12 है हमारे पास। वो कहता है फॉर एन आइडियल गैस द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन इज़ ज़ीरो। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आइडियल गैस, गैस आइडियल कब होती है, जब उसके ऊपर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। जब टेम्परेचर हाई उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ से मूव करेंगे, तो उनके दरमियान इंटरेक्शन तो होएगी नहीं। तो हम यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडियल गैस के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी, वेरी लार्ज होगी या ज़ीरो होगी, तो वो ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर नॉन आइडियल होता तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ होती है उनकी, क्योंकि हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान इंटरेक्शन कुछ ना कुछ डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो जाती हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। क्वेश्चन 13 था हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर मोशन अपेयर्स एज, तो इसके ऑप्शन थे पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, विद पोटेंशियल एनर्जी और हीट। तो इसका सिंपल आंसर था हीट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा हीट की सूरत में अपेयर होती है, किसी भी मतलब बॉडी मूव कर रही हो ना। मतलब अब एक कार अगर मूव कर रही है रोड पे ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से है ना, वो मूव कर रही है, तो उसके जो टायर होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स एज हीट। नंबर 14, द आइडियल गैस लॉ इज़, तो ये सिंपल है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपने इसे याद रखना है, बाकी इनमें से कोई भी ठीक नहीं बन रहा। नंबर 15 पे था हमारे पास, वो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से जो आपने हमेशा याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी ना किसी भी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास, किसी पे नहीं, सिर्फ उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और वही होगा उसका आंसर, टेम्परेचर। नेक्स्ट है हमारे पास द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगी, मतलब इन ऑप्शन से ना, तो ये सिंपल वैल्यू है, इसे याद रखना है, इसका 75 जॉल पर मोल पर केल्विन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 17, सी पी मैंने सी वी इज़ मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, CO2, हीलियम या सेम फॉर ऑल। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, आपने नोट भी की होगी, सी पी मैंने सी वी का जो इक्वल होता है वो होता है आर, जनरल गैस कांस्टेंट। मतलब उसने कहा है कि मैक्सिमम किसके केस में होगी, किसी के केस में मैक्सिमम भी नहीं, क्योंकि आर जो है वो हर गैस के लिए हमेशा सेम ही होता है। तो हाइड्रोजन, CO2, हीलियम, चाहे वो मोनो हो, डाई हो, पोली हो, कोई भी हो, उन सब के केस में
इनका जो प्रोडक्ट होता है ना सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वो हमेशा सेम ही होता है, तो इसका आंसर हो गया डेल्टा सेम फॉर ऑल। क्वेश्चन 18 है हमारे पास, वो कह रहा है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन फॉलोइंग ऑफ द कंडीशंस व्हेन द गैस एक्सपेंड्स। मतलब वो कह रहा है कि किस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो एक्सपेंशन के केस में इन चारों में से किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शंस हैं आइसोथर्मली, आइसो एडियाबैटिकली, आइसोथर्मली, आइसोबैरिकली, आइसोकोरिकली। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि आइसोबैरिक में अगर वो एक्सपेंशन का पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा, लेकिन अगर वो कंप्रेशन का पूछे तो वो सबसे ज़्यादा आइसोकोरिक में होगा। एक्सपेंशन के केस में जो ट्रेंड होता है ना, वो होता है सबसे ज़्यादा वर्क डन होता है आइसोबैरिक में, फिर होता है आइसोथर्मल में, देन होता है आइडियाबैटिक में, और देन होता है आइसोकोरिक में। और कंप्रेशन का कहे तो वो आपने इसके इन्वर्स कर लेना है इसका। तो आंसर ये होगा कि आइसोबैरिकली जब गैस एक्सपेंड होगी ना तो वर्क डन उस वक्त सबसे मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी विल बी, तो इन केल्विन, केल्विन में इसमें पूछा हुआ है, तो इसके ऑप्शंस डिफरेंट दिए हुए हैं, 273.15, 310.15, 373.15। तो आपने इनमें से जो मोस्ट सूटेबल बन रहा है वो है 298.15, या अगर हम केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो वो होगा 25, और अगर फॉरेनहाइट में हम देखें तो वो होगा 77। तो ये एक जनरल इन्फो है, आपने इसे भी याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्कस करते हैं, वो है क्वेश्चन 20, वो है सी पी ओवर सी वी इज़ मैक्सिमम फॉर। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सी पी ओवर सी वी वो इज इक्वल होता है गैमा के, और गैमा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उसने यहाँ पे पूछा है सी पी ओवर सी मैक्सिमम फॉर, तो हाइड्रोजन, CO2, हीलियम, या ऑल ऑफ सब के लिए सेम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हीलियम होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आप देखें ना, आपने पढ़ा होगा कि जो सी पी ओवर सी है वो गैमा के इक्वल होता है, और गैमा सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, मोनोटॉमिक के लिए। तो हमने इसमें से मोनोटॉमिक ढूंढना है, वो सिर्फ हीलियम खड़ी है, तो हीलियम के लिए वो होगा 1.67। इसके अलावा डायटामिक अगर कोई गैस होगी तो उसके लिए होगा 1.40, जैसे कि ये हाइड्रोजन है। और अगर पोलियोटामिक हो जैसे कि CO2 है तो उसके लिए होगा 1.29। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा हीलियम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।